छात्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर सिद्धि जोशी, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज झुंझुनू से आपसे वार्ता कर रही हूँ। मैं आज व्याख्यान माला के चरण में लहरों के राजहंस के नामकरण के विषय में चर्चा करूँगी कि लहरों के राजहंस नाटक मोहन राकेश द्वारा रचित है, उसका नामकरण सार्थक है अथवा नहीं, और सार्थक है तो कहाँ तक सार्थक है, आंशिक रूप से सार्थक है या पूर्णतया सार्थक है। वैसे तो किसी भी साहित्यिक रचना के नामकरण के मूल में अनेक प्रकार की प्रवृत्तियां काम करती है। कभी कभी किसी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष या घटना विशेष को आधार बनाकर भी किसी रचना का नामकरण किया जाता है। ऐतिहासिक मूल की कृतियों के नामकरण के मूल में तो प्राय यही प्रवृत्ति काम करती दिखाई देती है। कहीं पर प्रमुख नायक नायिकाओं या प्रमुख पात्रों के ही नाम के आधार पर कृति का नाम रख दिया जाता है। नामकरण की कठिनाई प्राय ऐतिहासिक रचनाओं में ही आया करती है। वहाँ कई बार मूल कथ्य, भाव या उद्देश्य आदि को लक्ष्य करके नामकरण किया जाता है। इस प्रकार नामकरण का कोई निश्चित मानदंड नहीं है। लहरों के राजहंस मूलतः ऐतिहासिक आधार पर रचा गया नाटक ही है, पर नामकरण करते समय नाटककार ने अन्य ऐतिहासिक नाटककारों की प्रणाली को नहीं अपनाया है। यहाँ पर नाटककार मोहन राकेश ने अपने नाटकों में आषाढ़ का एक दिन और लहरों के राजहंस दोनों नाटकों का ही नामकरण हटकर किया है। ये उनकी नाटकों के अंदर एक प्रकार की नवीनता या आधुनिकता है। यहाँ नाटककार ने ऐतिहासिक नाटकों के समान भावना एवं विचार विशेष को ही नामकरण करते समय प्रश्न दिया है। नाटक की भूमिका में नाटककार ने स्वयं स्वीकार किया है कि इसके सृजन की प्रेरणा उसे संस्कृत के महाकवि अश्वघोष द्वारा विरचित काव्य सौंदरानंद से मिली। सौंदरानंद में कपिलवस्तु के विलासी एवं रूप गर्विता सुंदरी के प्रेम पास में उलझे राजकुमार नंद के अस्थिर मन की उपमा लहरों पर डोलने वाले राजहंस से की गई, क्योंकि एक ओर तो नंद का मन सुंदरी के यौवन एवं रूप की लिप्सा में उलझा होता है, जबकि दूसरी ओर वह गौतम बुद्ध के बढ़ रहे प्रभाव से प्रभावित होकर वह उधर से भी अपने मन को मुक्त नहीं कर पाता। इस प्रकार सुंदरी का प्रेम और बुद्ध मत का आकर्षण, इसके मध्य बिंदु में अटका नंद का मन। बड़ी विचित्र स्थिति है। नंद अपनी उपेक्षा के लिए बुद्ध के पास क्षमा याचना करने जाते हैं। वहाँ उनके संकेत पर मौन भाव से वह अपने केश कटवा देता है, किंतु भिक्षा पात्र ग्रहण नहीं कर पाता। इस प्रकार एक तरफ नंद के सामने उसकी रूप से प्रियतमा सुंदरी का कल निनाद मुखर होता है, दूसरी ओर भिक्षु भिक्षुणियों का संवेद स्वर धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। नंद का मन स्वरों के इन उठावों में, उसकी चेतना इन दोहरे स्वरों के प्रहार से विचलित होती है। उसके अस्थिर उद्वेलित मन का चित्रण सौंदरानंद में किया गया है। अर्थात गौतम बुद्ध का गौरव भाव उसे, नंद को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था, जबकि अपनी भार्या सुंदरी का प्रेमानुराग अपनी ओर खींच रहा था। दुविधाग्रस्त स्थिति में उस नंद से न जाते बन रहा था, न रुकते ही बन रहा था। इस कारण उसकी स्थिति लहरों पर डोल रहे राजहंस के समान हो गई थी। सुंदरी के रूप पास में बंधे हुए अनिश्चित, अस्थिर और संशयी मन वाले नंद की यही स्थिति होनी थी कि नाटक का अंत होते होते उसके हाथों में भिक्षा पात्र होता और धर्म दीक्षा में उसके केस काट दिए जाते। लहरों पर डोलने वाले राजहंस के समान ही नंद का मन चंचल है। वह न तो सुंदरी के रूपा से ही मुक्त हो पा रहा है और न सच्चे और निर्विकार मन से भगवान बुद्ध की ही शरण में जा पा रहा है। अश्वघोष के प्रसिद्ध महाकाव्य सौंदरानंद में, जो इस नाटक की कथा का आधार है, नंद के इस दुविधाग्रस्त मन का बड़ा ही सुंदर काव्य चित्र प्रस्तुत किया गया है। बुद्ध का गौरव उसे अपनी ओर खींच रहा था
और सुंदरी का अनुराग अपनी ओर। इसी दुविधा में उससे न जाते बन रहा था न रुकते। उसकी स्थिति लहरों पर डोलते हुए राजहंस की सी हो रही थी। कपिलवस्तु में जिस समय भगवान बुद्ध धर्मोपदेश कर रहे थे और उनके जाति भाई धर्म के प्रति प्रेरित होकर दीक्षित हो रहे थे, कामाशक्त नंद अपनी परम रूपवती प्रियतमा सुंदरी के साथ विहार में लीन रहता था। लेकिन नंद का मन स्थिर भाव से सुंदरी का रूप भोग नहीं कर पाता, क्योंकि कहीं भीतर उसके मन में अस्थूल और असंसारी तत्वों के प्रति भी आकर्षण है। उसके मन का यही संस्कार और उसको पोषित करने वाली बाह्य परिस्थितियां ही नाटक के द्वंद्व का आधार है। वह घर से लौटे हुए उपेक्षित बुद्ध से क्षमा याचना करने के लिए जाने को विकल हो जाता है। जिस समय वह हाथ में दर्पण लिए सुंदरी के श्रृंगार में लीन है, उसी समय धम्मम शरणम गच्छामि का स्वर उठता है और सहसा उसके हाथ का दर्पण गिरकर टूट जाता है। दर्पण का टूटना और कमल ताल में डोलती हुई बुद्ध की कल्पित छाया ऐसे ही प्रतीक है, जो नंद की अस्थिर और दुविधाग्रस्त मनोदशा का संकेत करते हैं। एक ओर तो नंद के मन का ये द्वंद्व है और दूसरी ओर रूप गर्विता सुंदरी के इस खंडित विश्वास की पीड़ा कि उसमें आसक्त उसका पति कैसे उसके रूपवास से मुक्त होकर बुद्ध भिक्षुक होकर उन्हीं हाथों में भिक्षा पात्र लेकर उसके पास लौटा है, जिन हाथों में उसके श्रृंगार के लिए उसने दर्पण उठाया था। सुंदरी जीवन का भोग करना चाहती है, वह कामनाओं को स्थगित नहीं करना चाहती। कमल ताल के राजहंसों के जोड़े की किलोल सुनकर वह कहती है, कोई गौतम बुद्ध से कहे कि कभी कमल ताल के पास जाकर इनसे भी मैं निर्माण और अमृतत्व की बात कही। नाटक के अंत में जब वह नंद के द्वारा चंदन लेप का बिंदु बनाए जाने पर चौंक कर जाग जाती है, तो उसकी दृष्टि नंद के केस कटे हुए भिक्षु वेशी मुख पर पड़ती है। उसका मन वितृष्णा से भर जाता है। इस प्रकार नाटक का कथानक अंतर्द्वंद के दो स्तरों पर संचरण करता है और इन्हीं दो स्तरों की पारस्परिक टकराहट से उसकी नाटकीयता अधिक तीव्र और गहन होती है। स्पष्ट है कि सुंदरानंद के इसी श्लोक से ही नाटककार मोहन राकेश ने अपने नाटकों का नाम लिया है। अपने पूर्ववर्ती नाटक आषाढ़ का एक दिन और इस लहरों के राजहंस नाटक के नामों के प्रेरणा स्रोत के संबंध में नाटक का ये परिवर्तित रूप शीर्षक के अंतर्गत भूमिका में नाटककार ने स्वयं स्वीकारा है। इस दृष्टि से नामकरण पूर्णतया साधार एवं सकारण है। लहरों की राजहंस नाटक की वस्तु योजना पर यदि विचार किया जाए तो यह सकारणता एवं साधारता बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। यहाँ हम लहरों को नंद सुंदरी के जीवन की अत्यधिक वेग से गतिशील परिस्थितियाँ मान सकते हैं। इसी प्रकार नंद के मन जीवन को उन परिस्थितियों की लहरों पर डोल रहा राजहंस कह सकते हैं। स्वयं नाटककार ने नाटक का ये परिवर्तित रूप में नंद के साथ सुंदरी को भी राजहंसी माना है, किंतु ये मानना उचित नहीं है, क्योंकि नाटक की समूची प्रक्रिया में सुंदरी का मन अपने नियत मंतव्य से कहीं भी प्रत्यक्षतः डोलता हुआ दिखाई नहीं देता। वह आद्यंत प्रवृत्ति भागी विचारधारा को लेकर चली है और प्रवृत्ति भागी ही रही है। इस संबंध में वहाँ कोई अस्थिरता नहीं है, जबकि अस्थिर तो केवल नंद ही का मन है। सुंदरी के मन में उसी के मन के परिस्थितियों रूपी लहरों पर राजहंस के समान डोल या मचल जाने की आशंका बनी रहती है। वह आद्यंत उस राजहंस नंद को अपनी प्रेम तथा रूप तरंगों में बांध रखने का प्रयत्न करती है और वह चुपचाप उड़ जाता है। तभी तो राजहंसों के उड़ जाने की बात सुनकर वह कहती है अलका से, क्या उनके पंखों में इतनी शक्ति रही होगी कि अपनी इच्छा से उड़कर कहीं चले जाते, और जिस ताल में इतने दिनों से थे उसका अभ्यास, उसका आकर्षण क्या इतनी आसानी से छूट सकता था। अतः सुंदरी की स्थिति राजहंस जैसी कतई नहीं। ये स्थिति तो केवल नंद के साथ ही है। नंद की चेतना ही दो प्रकार के आवर्तों में पड़कर आहत एवं किम कर्तव्य विमूढ़ होकर रह जाती है। उम्र विमूढ़ता की स्थिति में उसका मन भावों एवं विचारों की उच्च उर्मियों पर डोलता तैरता
और भी अधिक व्यग्र एवं आहत होता है। इसी कारण तो सुंदरी के उपरोक्त प्रश्न का उत्तर देते हुए अलका कहती है, संभव है आहत होना ही कारण रहा हो उनके उड़कर चले जाने का। और आहत होने की बात सुंदरी स्वयं भी स्वीकार करती है। वह कहती है, फिर ये भी विचार आता है कि राजहंस आहत थे, कम से कम एक उनमें अवश्य आहत था। ये एक आहत राजहंस वास्तव में नंद ही है, जो अस्थिर लहरों पर थिरकता अपनी अस्थिर पद गति से ऊपर अंत में अलक्षित दिशा की ओर उड़ जाता है। और अंत में लहरों पर डोलता राजहंस उन समस्त अस्थिर मनस्थितियों के घेरों को तोड़कर अपने प्रश्न का अंतिम समाधान पाने के लिए उड़ ही जाता है। उसकी उड़ान सार्थक है या निरर्थक, यहाँ इसका प्रश्न ही नहीं उठता। यहाँ तो उड़ना ही सार्थकता है, क्योंकि लहरों के राजहंस इस नामकरण की सार्थकता भी वास्तव में द्वंद्व के बाद दिशा खोज की तत्परता में ही है, और यही तत्परता यहाँ दिखाई देती है। अतः नामकरण पूर्णतः सार्थक है।